एपिसोड 59। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखे हुए ख्वाहिश ने बेहद जुनूनियत में कहा, अगली बार से इस तरह से हमसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। समझ आया आपको? कहते हुए ख्वाहिश मुस्कुराते हुए अपनी कटी हुई हथेली की तरफ देखने लगी। अर्थ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और झटके से उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी होठों पर अपने होंठ रखकर उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। ख्वाहिश भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वह खुद भी काफी एग्रेसिव होकर अर्थ को किस कर रही थी। काफी देर बाद जब दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत हुई, दोनों ने एक दूसरे के होठों को अपनी अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए, आप सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे, कहते हुए ख्वाहिश ने फिर से अर्थ के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगी। अब अर्थ उसे किस नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद ख्वाहिश ने अपने होठों को अर्थ के होठों से दूर करके उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं। भूलिए मत कि आपने हमें अपनी तरह बनाया है। जितने जिद्दी आप हैं, उतनी ही जिद्दी हम हैं। जितने पागल आप हैं, उतने ही पागल हम हैं। इनफैक्ट आपसे ज्यादा पागल हम हैं। इसलिए अगली बार से हमें ट्रिगर करने के बारे में सोचेगा भी मत, क्योंकि हम सच में सब कुछ तबाह कर देंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने ख्वाहिश के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, आपको सब कुछ करने की इजाजत है पर खुद को नुकसान पहुंचाने की नहीं। अब आपको आपकी गलती की पनिशमेंट मिलेगी। ख्वाहिश ने अर्थ की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वह इस तरह से मुस्कुराते हुए अर्थ की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद अर्थ ने ख्वाहिश के हाथों में अच्छे से बैंडेज कर दिया था। कट काफी हल्का था, जिस वजह से कोई परेशानी की बात नहीं थी, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी। अर्थ लगातार इस बैंडेज किए गए हाथ को देख रहा था। वही ख्वाहिश जो कि मजे से एप्पल खा रही थी। उसने अर्थ की तरह देखते हुए कहा, अर्थ आपको उसे घूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घूरने से कुछ नहीं होने वाला। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर ख्वाहिश, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको क्या लगता है, क्या मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ? कहते हुए ख्वाहिश बेहद सरकास्टिक तरीके से मुस्कुराने लगी। अर्थ ने ख्वाहिश की नीली आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, पछताओगी ख्वाहिश? ख्वाहिश ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, पछताने के लिए तैयार हैं हम। यू नो ना मिस्टर सिंघानिया, आपकी हॉटनेस देखकर हम पागल हो जाते हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अब अगर कोई बेवकूफी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, बट हमें आप ऐसे ही पसंद है। अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ के होठों को चूम लिया। अर्थ ने घूरकर ख्वाहिश की तरफ देखा और वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही ख्वाहिश बेड पर लेट गई। उसने सीलिंग को देखते हुए कहा, हमारा जुनून, हमारा पागलपन आपसे ज्यादा है अर्थ, आपसे कहीं गुना ज्यादा। कहते हुए ख्वाहिश मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट एक दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आप सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। आप हमसे चाह कर भी दूर नहीं जा सकते, मजाक में भी नहीं, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही रूम से बाहर आते ही अर्थ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तटेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जैसा चाहता था तुम बिल्कुल वैसी बन चुकी हो ख्वाहिश। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा पागलपन मुझसे ज्यादा बढ़ चुका है। अब तुम चाह कर भी खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी, किसी भी कंडीशन में नहीं। कहते हुए अर्थ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। तभी पीछे से आरती जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्थ। आरती जी की आवाज सुनकर अर्थ ने पीछे पलट कर देखा तो आरती जी उसे ही देख रही थी। अर्थ ने नॉर्मल लहजे से में कहा, व्हाट हैपन मॉम? आरती जी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हुआ क्या है? ख्वाहिश काफी अजीब बताव कर रही थी। अर्थ ने आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, नथिंग मॉम, कुछ नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अर्थ वहां से बाहर जाने लगा। आरती जी ने उसे रोकते हुए कहा, आपको उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। अर्थ कब तक उन्हें उनके सच से दूर रखेंगे आप? आरती जी की बात सुनकर अर्थ के कदम उसकी जगह पर रुक गए।
उसने पलटकर आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, हमेशा, जिंदगी भर, उसे कभी उसका सच पता नहीं चलेगा। कभी भी नहीं, कहते हुए अर्थ वहां से चला गया। वही उसकी बात सुनकर आरती जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और सच्चाई कितनी कड़वी क्यों ना हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। बस हम ये चाहते हैं कि सब सामने आने के बाद जो जैसा है वह वैसा ही रहे, वरना अगर कुछ भी बदल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहते हुए आरती जी ने एक नजर रूम के अंदर सुकून से लेटी ख्वाहिश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सिंघानिया कॉरपोरेशन में अक्षत इस वक्त सीईओ की कुर्सी पर बैठकर बेहद सीरियस तरीके से टेबल पर रखी हुई फाइल को चेक कर रहा था। उसके सामने ही एक लड़की अपना सर झुकाकर खड़ी थी, जिसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास लग रही थी। अक्षत ने फाइल चेक करके अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आरोही, यह सब क्या है? मैं तुमसे कहा था ना, मुझे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। फिर यह क्या किया है तुमने? कहते हुए अक्षत ने अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल को जमीन पर पटक दिया। सामने खड़ी लड़की, जो कि अक्षत की सेक्रेटरी थी, उसने डरते हुए कहा, सॉरी सर। कहते हुए उसने नीचे झुकाकर फाइल को उठा लिया। उसकी आंखों में इस वक्त हल्की आंसुओं की बूंदें चमक रही थी, पर अक्षत को जैसे उसके आंसू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने आरोही की तरफ देखकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। अक्षत की बात है सुनकर आरोही ने कहा, सॉरी सर, कोई मिस्टेक नहीं होगी। कहते हुए आरोही फाइल को पढ़कर केबिन के बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने फाइल को अपने सीने से लगाया और अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उसके बाहर जाते ही अक्षत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। कहते हुए अक्षत दूसरी फाइल निकालकर पढ़ने लगा। तभी उसका ध्यान अपने केबिन के बाहर लगे हुए सीसीटीवी की फुटेज पर गया, जहां पर आरोही अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, पर तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल तो सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका। कहते हुए अक्षत ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने ख्वाहिश का चेहरा घूमने लगा, जिसे याद करके उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं कुछ देर तक खुद को शांत करने के बाद आरोही, जो कि केबिन के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप ये सब कुछ हमें खुद से दूर रखने के लिए कह रहे हैं, पर हम क्या करें? हमारा दिल हमें इसकी इजाजत दे ही नहीं रहा। हमारा दिल तो आपका हो चुका है सर। कहते हुए आरोही जैसे तैसे वहां से अपने डेस्क पर जाकर बैठकर फिर से फाइल को चेक करने लगी। पूरी फाइल चेक करने के बावजूद उसे एक भी गलती नहीं मिली। उसने अपनी आंखों को बंद करके दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिर्फ हमें बेइज्जत करने के लिए आपने हमारी गलती निकाली, जबकि इसमें कोई गलती है ही नहीं। कहते हुए आरोही अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर टिक कर लेट गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। शेखावत कॉरपोरेशन में सीईओ की कुर्सी पर एक हैंडसम नौजवान बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास लग रही थी। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, वैसे आपका नाम क्या है मिस? उस लड़के की आवाज सुनकर उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, सर, मेरा नाम मोहिनी है। कहते हुए वह लड़की अपने बालों को अदा के साथ कान के पीछे करने लगी। उस लड़के ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मोहिनी, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। मैं क्या करूं? उस लड़के की बात सुनकर उसे लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, आप सच कह रहे हैं सर। मोहिनी की बात सुनकर उस लड़के ने अपने दिल पर हाथ रखकर ड्रामेटिक अंदाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। और सच में तुमने मेरा दिल चुरा लिया है मोहिनी। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल मेरे पास है ही नहीं। मेरा दिल क्यों चुराया बताओ? उसने इतना कहा ही था कि केबिन का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुला और एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बताती हूँ ना। उस लड़की की बात सुनते ही मोहिनी ने गुस्से से पलटकर उस घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि सीईओ के केबिन में इस तरह से बिना इजाजत के नहीं आते? और तुम हो कौन हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें कभी भी ऑफिस में नहीं देखा है। मोहिनी की बात सुनकर वह लड़की, जिसकी उम्र 18 से 19 साल के आसपास लग रही थी, उसने गुस्से से मोहिनी को घूरते हुए कहा, तेरी तो। कहते हुए उस लड़की ने कुर्सी पर बैठे लड़के की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस चुड़ैल को देखती हूँ। कहते हुए वह लड़की गुस्से से मोहिनी के पास आ गई। उसने झटके से मोहिनी के बालों को पकड़कर उसका सर टेबल पर पटकते हुए कहा, जिसके साथ फ्लर्ट कर रही है ना, वह मेरा है।
समझ में आया तुझे? अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जा वरना सारे के सारे दांत तोड़ दूंगी। उस लड़की के सर पटकने की वजह से मोहिनी के सर से हल्का हल्का खून निकलने लगा। वही कुर्सी पर बैठा लड़का किसी डरे हुए मासूम से बच्चे की तरह चुपचाप बैठा हुआ था। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मोहिनी ने जब देखा कि उसका बॉस कुछ नहीं बोल रहा है, उसने गुस्से से घूरकर उसकी तरफ देखा और वहां से पर पटकते हुए चली गई। मोहिनी के वहां से जाते ही उस लड़की ने कुर्सी पर बैठे लड़के की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या कह रहे थे आप मिस्टर शेखावत? मोहिनी ने आपका दिल चुरा लिया, कहते हुए वह लड़की उस लड़के के सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़के ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था स्वीट हार्ट। मेरा दिल तो तुमने चुरा लिया है। वह कैसे चुरा सकती है? अगर चुराने की हिम्मत की तो मैं उसका दिल निकाल लूंगा। उस लड़की ने गुस्से से कुर्सी पर बैठे लड़की की कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर चिल्लाते हुए कहा, कान खोलकर मेरी बात सुन लो मिस्टर आदित्य शेखावत। अगर तुमने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम्हारा खून कर दूंगी, तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगी कि कोई नहीं गिन पाएगा। समझ आया तुम्हें? उस लड़की की बात सुनकर कुर्सी पर बैठा लड़का, जो कि कोई और नहीं आदित्य था, उसने दांत दिखाते हुए कहा, इतनी खतरनाक कब से बन गई तुम स्वीट हार्ट? उस लड़की ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तुम्हारे जैसा निकम्मा बॉयफ्रेंड हो तो खतरनाक बनना पड़ता है, वरना यहाँ वहाँ मुंह मारते रहोगे। आदित्य ने कहा, मैं तो बस फ्लर्ट कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। सच में? आदित्य की बात सुनकर उस लड़की ने उसे घूरते हुए कहा, अगर कुछ किया होता तो तुम्हें लगता है कि तुम अब तक जिंदा होते हैं? तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला चुकी होती मैं। जारी है अंडरस्कोर एपिसोड 60। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। उस लड़की की बात सुनकर आदित्य ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हे भगवान, कितनी खतरनाक गर्लफ्रेंड है मेरी। अपने इतने हैंडसम, इतने क्यूट, इतने प्यारे बॉयफ्रेंड को मारने की बात कर रही है। आदित्य की बात सुनकर उस लड़की ने आदित्य को घूरते हुए कहा, पर सच में तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। दिल तो करता है कि तुमसे ब्रेकअप करके किसी और को पटा लूं। उस लड़की ने इतना कहा ही था कि आदित्य, जो कि अब तक मुस्कुरा रहा था, उसने झटके से उसे लड़की को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, डोंट यू डरे स्वीट हार्ट। तुम जानती हो ना कि तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो भी। आदित्य की बात सुनकर उस लड़की ने आदित्य को घूरते हुए कहा, और तुम्हारा क्या? तुम सारी लड़कियों से फ्लर्ट कर सकते हो और मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सब क्या है मिस्टर शेखावत? आदित्य ने उस लड़की के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, श्रुति मेरी जान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए सब करता हूँ। मैंने देख लिया था कि तुम ऑफिस से अंदर आ रही हो, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे यहाँ पर रोक लिया था और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। जब भी तुम गुस्से से इस तरह से मुझ पर चिल्लाती हो ना, अपना हक जताती हो ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैसा लगता है। अजीब सी गुदगुदी महसूस होती है, अजीब सी खुशी महसूस होती है, जिसे मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फिलहाल ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आदित्य की बात सुनकर वह लड़की, जो कि कोई और नहीं श्रुति थी, उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो उसे क्या मतलब है? तुम मेरे हो, ये ऑफिस मेरा है, सब कुछ मेरा है और यहाँ आना भी मेरी मर्जी है। क्या अब यहाँ पर मुझे तुमसे पूछकर आना होगा? श्रुति की बात सुनकर आदित्य ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर यहाँ पर आए हो तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि बेवजह तो तुम आती हो नहीं। आदित्य की बात सुनकर श्रुति ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ नहीं, कहते हुए वह अपना चेहरा दूसरी तरफ फिराकर बैठ गई। आदित्य ने प्यार से कहा, जान प्लीज बताओ ना, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? श्रुति ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए आई थी और तुम मुझे मिल भी गए। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके कार्तिक को हाँ कह दूंगी। वैसे भी उसने मुझे 1 महीने पहले प्रपोज किया था। श्रुति ने इतना कहा ही था कि उसे अपने बालों पर आदित्य के हाथों की तेज पड़ महसूस हुई। आदित्य ने गुस्से से श्रुति को घूरते हुए कहा, क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो स्वीट हार्ट? तुम जानती हो ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो। आदित्य की बात सुनकर श्रुति ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, और जब तुम मुझे परेशान करने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो
उसका क्या, अब मैं भी तुम्हारी तरह ही अलग अलग लड़कों के साथ फ्लर्ट करूंगी और अगर तुमसे अच्छा कोई मुझे मिल गया तो पक्का उसके साथ शादी करके फुर हो जाऊंगी। फिर उसके साथ 2-3 बच्चे। श्रुति ने इतना ही था कि आदित्य ने उसके होठों पर अपने होंठ रख और उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। आदित्य काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। श्रुति को अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था पर वह आदित्य को खुद से दूर नहीं कर रही थी, ना उसका साथ दे रही थी। आदित्य के हाथ श्रुति की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। श्रुति पूरी तरह से उसकी गोद में उसके ऊपर ही लेटी हुई थी। काफी देर तक श्रुति के होठों को चबाने के बाद आदित्य को जब लगा कि अब श्रुति की हालत खराब हो रही है, उसने श्रुति के होठों को खुद के होठों की गिरफ्त से आजाद किया। आदित्य के छोड़ते ही श्रुति गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसके होठों के कोनों से भी खून निकल रहा था। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, मिस्टर आदित्य शेखावत, क्या आप मेरी जान लेना चाहते थे? क्या यही प्लान है कि मेरी जान लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती मजाक करोगे, उनके साथ एंजॉय करोगे? श्रुति की बात सुनकर आदित्य उसे गुस्से से घूरने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाकर श्रुति ने आगे बढ़कर उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, अगली बार से मुझे परेशान करने के लिए ऐसे तरीके आजमाने के बारे में सोचा तो मैं भी यही सब करूंगी। ठीक है मिस्टर शेखावत, उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होंगे, कहते हुए श्रुति उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने श्रुति की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर श्रुति की आंखें बड़ी हो गई। अब तक उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था वह एक पल में गायब हो गया। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, मुझे जल्दी घर जाना है, आज मॉम ने जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए छोड़ो मुझे। श्रुति की बात को इग्नोर करके आदित्य ने श्रुति को लाकर केबिन में रखे हुए सोफे पर लिटाते हुए कहा, पर फिलहाल मेरा तुम्हें छोड़ने का मूड नहीं है स्वीट हार्ट, थोड़ा सा रोमांस तो कर लेना ही चाहिए। कहते हुए आदित्य श्रुति को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। श्रुति ने इस वक्त एक ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसका ऊपर नीचे होता हुआ सीना देखकर आदित्य ने अपने निचले होंठ को बीते करते हुए कहा, तुम मुझे उकसा रही हो स्वीट हार्ट। कहते हुए आदित्य ने झुककर श्रुति की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगा। श्रुति ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, आदि प्लीज छोड़ो ना। आदित्य ने श्रुति के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करके इंटेंस नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। कहते हुए आदित्य ने एक हाथ से झटके से श्रुति की शर्ट के बटन को खोल दिया। उसने ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में किया था कि श्रुति की शर्ट के सारे बटन टूट गए। श्रुति ने जैसे ही यह महसूस किया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, पागल आदमी, अब मैं क्या पहनकर वापस जाऊंगी? श्रुति की बात सुनकर आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर के यहाँ से लेकर जाऊंगा। किसी की इतनी औकात नहीं कि वह आदित्य शेखावत की जान को नजर उठाकर देख सके। अब तुम चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो। कहते हुए आदित्य ने इंटेंस नजरों से श्रुति की तरफ देखा। श्रुति की बॉडी इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की इनर पहनी हुई थी। उसकी बॉडी को देखकर आदित्य पागल होता जा रहा था। उसने अपने होंठ श्रुति की गर्दन पर रखे और धीरे धीरे अपने होंठ स्तुति की गर्दन पर चलाने लगा। श्रुति बस गहरी गहरी सांस लेते हुए आदित्य का नाम ले रही थी। उसके मुंह से मधोशी भरी आवाज में अपना नाम सुनकर आदित्य खुद का कंट्रोल और भी लूज होता जा रहा था। उसने श्रुति कॉलर बोन पर वाइट करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो स्वीट हार्ट, सिर्फ मेरी। कहते हुए आदित्य और भी इंटेंस तरीके से उसके पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, पेट पर किस करने लगा। श्रुति बस गहरी गहरी सांस लेते हुए आदित्य का नाम ले रही थी। उसे आप खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों इस पागल आदमी के पास आई, जबकि वह जानती थी कि यहाँ आने के बाद आदित्य उसे छोड़ने वाला नहीं है। काफी देर बाद आदित्य श्रुति के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। श्रुति अपनी जीन्स और अपनी इनर में लेटी हुई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। वह इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके टमाटर की तरह लाल चेहरे को देखकर आदित्य ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, सच में बस तुम्हें किस करने से मैं इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया। तब क्या होगा जब मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर श्रुति ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम बेशर्म आदमी, तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। कहते हुए श्रुति अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेट गई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मेरा सर फोड़ के क्या होगा,
बस रोमांस में मेरा साथ देना, दोनों साथ में एंजॉय करेंगे, कहते हुए आदित्य जाकर अपनी कुर्सी पर बैठकर दोबारा अपना काम करने लगा। वही श्रुति इसी तरह से लेट गई। सिंघानिया मेंशन में ख्वाहिश सोकर उठी तो अर्थ अभी तक वापस नहीं आया था। ये देखकर उसका मुंह बन गया। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया काफी ज्यादा आलसी हो गए हैं। आप मुझसे ज्यादा टाइम अपने काम को देने लगे हैं। इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। पनिशमेंट का नाम लेते ही उसे याद आया कि अर्थ वापस आने के बाद उसे पनिशमेंट देने वाला है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, गलती खुद की और पनिशमेंट हमें देने वाले हैं। बड़े आए पनिशमेंट देने वाले, कहते हुए ख्वाहिश ने मुंह बनाकर अपने लंबे खुले बालों को समेटकर एक मैसी सा जुड़ा बना लिया और गहरी सांस लेकर बाथरूम में चेहरा धोने के लिए चली गई। कुछ देर बाद अपना चेहरा वह तौलिए से पोंछते हुए बाहर आ गई। उसने कोई क्रीम नहीं लगाई और सीधा और उनसे बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे कॉरिडोर में कोई भी नजर नहीं आया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, सारे के सारे कहाँ चले गए इस वक्त? क्या मेंशन में क्या कोई नहीं है? इतना कहते ही ख्वाहिश का ध्यान राम जी पर गया, जो कि अभी अभी अपने अपने रूम से बाहर आए थे। उन्हें देखते ही ख्वाहिश के होठों की कोने टेढ़े हो गए। वह जानबूझकर तेज आवाज के साथ गाना गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से कूदते कूदते नीचे उतरने लगी। राम जी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे, ख्वाहिश की आवाज सुनकर उनकी आंखें हमेशा की तरह गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो ख्वाहिश गाना गा रही थी। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, गाते हुए ख्वाहिश कूदते कूदते लिविंग रूम में आ गई। उसे देखते ही राम जी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, ये लड़की चिल्ला क्यों रही है? गला फाड़ फाड़ कर सब लोगों को क्या बताना चाहती है तू? राम जी की बात सुनकर ख्वाहिश ने उन्हें घूरते हुए कहा, प्यारे बुढ़े अंकल, पहली बात हमारा नाम ख्वाहिश है। दूसरी बात, बेहरा कौन होने वाला है? सब लोग जवान हैं। हमारी आवाज सुनकर कोई बेहरा नहीं होगा। आपकी बात अलग है, आप बुढ़े हो चुके हैं, आप हो सकते हैं बेहरे। ख्वाहिश की बात सुनकर राम जी उसे गुस्से से घूरने लगे। उन्हें ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पहले कम से कम ख्वाहिश उनकी सारी बातें चुपचाप सुन ली थी, पर अब वह जैसे हर वक्त, हर पल, उनके आगे जाकर उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार रहती थी। राम जी ने ख्वाहिश के घूरते हुए कहा, तुम एक नंबर की बदतमीज और नालायक लड़की हो। राम जी की बात सुनकर ख्वाहिश ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल सही समझा आपने। हम एक नंबर की नालायक बदतमीज लड़की है, इसलिए हमसे पंगा क्यों लेते हो बूढ़े अंकल? आपकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। आपको पता है ना हमें बदतमीजी करने में कितना मजा आता है, इसलिए आप तमीज से रहा करो ना। वैसे भी आपके अकॉर्डिंग तो हम अनाथ है और सारे अनाथ बच्चे बदतमीज होते हैं, कहते हुए ख्वाहिश मुस्कुराने लगी। ख्वाहिश की मुस्कुराहट देखकर राम जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम एक नंबर की बेशर्म लड़की हो, जो हमारे घर में बचपन से पल रही हो, हमारे टुकड़ों पर। राम जी की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन को मोड़ते हुए, मिस्टर राम सिंघानिया, सबसे पहली बात, तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ। दूसरी बात, पल भी रही हूँ तो तुम्हें क्या, मेरे अर्थ मुझे पाल रहे हैं। ख्वाहिश के मुंह से खुद के लिए आपकी जगह पर तुम सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? मेरे साथ किस तरह से बात कर रही हो तुम? ख्वाहिश ने राम सिंघानिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अभी तो कहा कि मैं बदतमीज हूँ और बदतमीज लोग ऐसे ही बात करते हैं। बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है क्या बूढ़े अंकल जी, कहते हुए ख्वाहिश गाना गुनगुनाते हुए वहां से जाने लगी। राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी औकात की तू राम सिंघानिया से इस लहजे में बात करे? राम सिंघानिया की बात सुनकर ख्वाहिश के कदम रुक गए। उसने खुद से कहा, इस बुढ़े को तो सबक सिखाना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।